गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिका की सेना के द्वारा स्पेशल डेल्टा फोर्स के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। 3 जनवरी 2026 को चलाया गया और इसके द्वारा जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फिलोरो इनको जो है गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जो है न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर उन पर जो है केस चलाया जाएगा। इसी बीच जो है वेनेजुएला की जो है नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। पहले वो है उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रोड्रिग्स, अब उनको जो है राष्ट्रपति बना दिया गया। अमेरिका के द्वारा पिछले साल जो है आरोप लगाए गए और इन आरोपों के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप लगाए गए थे नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी यानी नशीले पदार्थों के जरिए आतंकवाद को फैलाना, कोकीन इंपोर्टेशन कॉन्स्पिरेसी यानी कोकीन के जरिए तस्करी करना और फेनाटिल जो नशीला पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए उन पर जो है आरोप लगाए गए और इस प्रकार इन अंतर्राष्ट्रीय आरोपों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जो है न्यूयॉर्क में भेज दिया गया और न्यूयॉर्क में वहां पर जो फेडरल कोर्ट है वहां पर केस चलेगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक समृद्ध देश था और जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था और फिर वहां की जो अर्थव्यवस्था एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर कैसे पहुंची, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, 1498 में एक स्पेन के एक यात्री होते थे क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेनेजुएला की यात्रा की। उसके बाद जो है 1521 में स्पेन के द्वारा उस पर उपनिवेश शुरू कर दिया गया और 1810 में जब स्पेन पर नेपोलियन ने हमला किया तो वेनेजुएला वासियों ने अपने आप को मौका देकर के वहां पर आजाद घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से वो है एक आजाद देश बना और लेकिन फिर भी 1908 से लेकर के 1935 तक वहां पर जुआन विसेंट गोमेज ये एक तानाशाही शासक था और इसी के समय अपन कहें तो 1922 में वहां पर तेल भंडार की खोज हुई थी और तेल का निर्यात उसी के समय होने लगा और 1929 तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा दूसरा तेल निर्यातक देश बन गया। एक समय था जब सब कुछ ठीक चल रहा था, बात 1920 के दशक की है। वेनेजुएला सबसे अधिक तेल का निर्यात अमेरिका को करता था और अमेरिका के लिए यह भिन्न भिन्न की सिचुएशन थी। सस्ता तेल मिल रहा था और दूसरा जो है दक्षिण अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका, दिन दुगनी रात चौगनी अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और संबंध इतने गहरे थे कि अमेरिका वेनेजुएला को कम्युनिस्टों के खिलाफ एक मजबूत साथी मानता था। 1950 तक पहुंचते पहुंचते वहां पर जो है तेल का निर्यात अमेरिका को बहुत ज्यादा करने लगा और वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया और वहां उस समय उसकी जो जीडीपी थी वो चीन से 12 गुना थी, चीन से 12 गुना अधिक थी और जापान से 4 गुना, चिली से 2 गुना अधिक थी। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर है तो लाइफ स्टैंडर्ड जो है पश्चिमी देश जर्मनी से उसका मुकाबला किया जाता था और उद्योग धंधे इतने मजबूत नहीं थे लेकिन तेल का निर्यात बहुत ज्यादा हो रहा था, इस कारण उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसी कारण 1960 में अपन ने देखा होगा कि एक संगठन बनता है ओपेक और जो तेल निर्यातकों का संगठन था और इसमें वेनेजुएला ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1959 की बात है जब क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो आए और अमेरिका को वेनेजुएला बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगा क्योंकि फिदेल कास्ट्रो थे वो बतिस्ता में जब तख्ता पलट हुआ तो वहां के क्यूबा के प्रधानमंत्री बने और वहां के राष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने तय किया। उन्होंने वहां पर एक दलीय समाजवादी गणराज्य का नेतृत्व किया यानी उन्होंने वहां पर जो है समाजवादी सरकार चलाई और इस कारण अमेरिका को लगने लगा कि भाई जो वेनेजुएला है वो भी समाजवाद की ओर न चल पड़े और इसीलिए अमेरिका को जो है वेनेजुएला बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने वेनेजुएला को वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए लोकतंत्र की मिसाल बताया। यह वह समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जो लैटिन अमेरिका में सक्रिय रूप से कम्युनिस्ट आंदोलनों का विरोध कर रहे थे जिसमें उन्होंने निकारागुआ में अपन कहें तो उस समय समाजवादी सरकार थी और जिसका झुकाव क्यूबा और सोवियत संघ पर था ना और क्यूबा सोवियत संघ जो है समाजवादी सरकार थी, साम्यवादी सरकार थी और इसीलिए उसका दमन करने के लिए उन्होंने जो है कॉन्ट्रा में विद्रोहियों का सहायता की और इसी प्रकार ग्रेनेडा में साम्यवादी सरकार थी और साम्यवादी सरकार को निपटाने के लिए उन्होंने जो है वहां के जो है वामपंथी विद्रोहियों को साथ दिया और इस प्रकार से जो है लैटिन अमेरिका में कम्युनिस्ट आंदोलनों का वो विद्रोह कर रहे थे, सक्रिय होकर के वहां पर लड़ रहे थे और उसी समय जो है वेनेजुएला की सरकार ने लैटिन अमेरिका में अल सल्वाडोर के लिए अमेरिका का समर्थन किया और दोस्ती इतनी गहरी हो गई और इसी दोस्ती के चलते जो है अमेरिका ने अपनी 24 F-16 लड़ाकू विमान
का सौदा किया वेनेजुएला के साथ, और आज के समय में इनकी कीमत $2.25 अरब यानी 1.75 अरब डॉलर है। ये रिश्ते इतने गहरे होते चले गए। फिर इस रिश्तों में ब्रेक कैसे लगा, तो इसके जवाब में आता है कर्नल ह्यूगो सावेज। एक्चुअली उस समय वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल आधारित अर्थव्यवस्था थी, मजबूत अर्थव्यवस्था थी, और इसी के साथ एक नई बीमारी चली आ रही थी, और इस बीमारी का नाम था डच डिसीज, यानी इकोनॉमिक भाषा में अगर बात करें का अर्थ होगा संसाधनों का ह्रास। ठीक है, जब कोई मुल्क अंधाधुंध तेल बेचता है तो उसके पास विदेशी करेंसी का भंडार बढ़ जाता है और अपनी खुद की करेंसी का भाव भी बढ़ने लगता है। फिर होता यह है कि वह बाहर से सामान मंगाना सस्ता पड़ता है और अपने यहाँ पर सामान का प्रोडक्शन करना महंगा पड़ता है और इंपोर्ट आसान हो जाता है। नतीजा यह होता है कि घरेलू कारखाने बंद हो जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और इसी के उलट में जब इकोनॉमी कामयाब होती है तो घरेलू उद्योग धंधे के द्वारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और इसी उदाहरण के तौर पर अपन जापान को देख सकते हैं। जापान में गाड़ियों से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट तक वहां पर घरेलू प्रोडक्शन होता है और जापान अपना सब कुछ खुद ही बनाता है, इसीलिए उसकी जो इकोनॉमी है इंपोर्ट इकोनॉमी नहीं है। इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान की इकोनॉमी इंपोर्टेड इकोनॉमी है जो तेल आधारित है। वो तेल बेच करके जो है एक अर्थव्यवस्था चला रहा है, और इसीलिए अभी वर्तमान समय में देखें तो ईरान की भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लेकिन इस समय तक वेनेजुएला तेल के चक्रव्यूह में फंसता चला गया और सबसे अधिक तेल पैदा करता गया और उसकी अर्थव्यवस्था इस तेल के इर्द गिर्द घूमने लगी। नए राजनीतिज्ञ आए, इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की, हाथ पैर मार के इकोनॉमी को सुधारा जाए, उसको फैलाव किया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। उधर 1976 में अगर हम देखें तो इसी के चलते वेनेजुएला सरकार ने एक अपनी खुद की कंपनी बनाई और इस कंपनी का नाम था PDVSA मतलब पेट्रोलाइज डी वेनेजुएला, और ये एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी के द्वारा खुद का जो है ऑयल प्रोडक्शन किया गया, तो इससे जो है अमेरिका की वहां पर तेल प्रोडक्शन के लिए जो कंपनियां थी उन पर थोड़ा सा जो है लिमिट बनी। तेल बेचने से जो अंधाधुंध कमाई हुई उसके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंपोर्टेड लाइसेंस जो है गिने चुने रसूखदार परिवारों को तथा उनके जो है नेताओं के चहेतों को मिलने लगे। डच डिसीज की मार सिर्फ गरीबों पर पड़ रही थी। सस्ता विदेशी सामान आने से वहाँ का इंपोर्ट बढ़ गया और वहाँ की जो घरेलू कारखाने थे या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था या फिर प्रोडक्शन सिस्टम था वो बिल्कुल कम हो गया, और जिससे एग्रीकल्चर और छोटे कारखाने तक बंद हो गए, और इससे जो है वहाँ के किसान और मजदूर जो है बेरोजगार हो गए, और सिस्टम ऐसा बन गया कि मलाई जो है गिने चुने लोग खा रहे थे, और जब आर्थिक मंदी आती, तेल की कीमतों में गिरावट होती तो उसका जो है कड़वा फूट जनता को पीना पड़ता था। आवाम को लगने लगा कि भाई ये तो यहाँ अपने देश की दौलत लूटी जा रही है, और वो इसका कारण भी विदेशी कंपनियों को मानने लगी। और 1988 तक आते आते IMF से उन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया, और जब वो कर्ज लिया तो वो कर्ज भी जो है राजनीतिज्ञों द्वारा, वहां के भ्रष्टाचारी अफसरों के द्वारा खर्च के तौर पर किया जा रहा था, और खर्च में बिल्कुल भी कटौती नहीं की जा रही थी। और इसीलिए और इस प्रकार से 1989 में जब वहां पर आर्थिक मंदी आई तो वहां के जो है प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन हड़तालें की, दंगे कर दिए, और वहां पर कई सौ लोग मारे गए। और 1989 में इसी आर्थिक मंदी के बीच में एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरेस ये नए राष्ट्रपति बनाए गए, और नए राष्ट्रपति बनाए गए तो इन्होंने भी जो है आर्थिक स्थिति सुधारने की, अर्थव्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर अफसरशाही भ्रष्टाचारी थी, और वहां पर जो नए नेता थे जो जब सत्ता में आते थे वो संसाधनों का बंटवारा आपस में कर लेते थे। इस प्रकार से वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ गई थी। इसी समय 1990 में एक नया चेहरा सामने आता है, और ये थे कर्नल ह्यूगो सावेज। ये एक फौजी थे, सर पर लाल टोपी पहनते थे, और ये आधुनिक वेनेजुएला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और सबसे विवादित व्यक्ति रहे। और इन्होंने वहां पर जो है बेलिवेरियन क्रांति की शुरुआत की, यानी इनका उद्देश्य था कि भाई जो समाजवादी सत्ता के द्वारा मजदूरों का उत्थान करना और अमेरिकी प्रभाव को खत्म करना। इस प्रकार से वे एक समाजवादी सत्ता चलाना चाहते थे। ठीक है, 1992 में उन्होंने जो है वहां पर जो सरकार चल रही थी उसको तख्ता पलट करने का प्रयास किया, प्रदर्शन हुए, और ह्यूगो सावेज के जो समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किए गए, लेकिन ह्यूगो सावेज को जो है बंदी बना लिया गया और 2 साल तक उनको सजा हुई, और 2 साल बाद उनको माफ कर दिया गया। और जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने जनता के दिलों में
जगह बनाई और 1998 में फिर से प्रदर्शन होने लगे और हड़तालें होने लगी। 1999 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति बनते हैं कर्नल सावेज। अब कर्नल सावेज एक्चुअली एक समाजवादी नेता थे और आधुनिक वेनेजुएला की राजनीति में सबसे प्रभावशाली और विवादित व्यक्ति थे। वे समाजवाद के द्वारा गरीबों का उत्थान करना और अमेरिका के प्रभाव को खत्म करना, ये इनका मेन उद्देश्य था। क्योंकि कर्नल सावेज की नजर में अमेरिका एक साम्राज्यवादी मुल्क था और वो दूसरों को दबाना चाहता था, उन पर कब्जा करना चाहता था। दूसरा वर्ष 2000 में ही कुछ रही सही कंपनियों को, तेल रिफाइनरीज को, वेनेजुएला की रिफाइनरीज को जो है नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जिससे अमेरिकी कंपनियों पर वहां पर बैन लग गया। 2001 में एक लॉ लेके आए, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक लॉ, और इस लॉ के द्वारा वेनेजुएला को वहां के तेल और गैस पर एक सशक्त ओनरशिप डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ से जो है अमेरिकी कंपनियों पर जो है बैन लगना शुरू हो गया और वहाँ पर जो है तेल प्रोडक्शन करना, अमेरिकी कंपनियों का तेल प्रोडक्शन करना बंद हो गया। और क्योंकि अमेरिका क्या है, एक अपन कहें तो अमीरों के द्वारा चलाई गई सरकार का देश है, वहाँ पर पूंजीपतियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, तो पूंजीपतियों ने दबाव बनाया वहाँ की सरकार पर और उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन था वहाँ पर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन पर अमेरिकी पूंजीपतियों ने वहाँ पर दबाव बनाया तो जब अमेरिका ने वहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश की। वर्ष 2002 में जो है जब कर्नल हुगो सावेज वहाँ के जो है राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका ने उनके विरोधियों और जो सैन्य अफसरों से मिलकर के वहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत उनकी सरकार गिराने का, तख्ता पलट करने का प्रयास किया। इसके लिए वो 2 दिन सत्ता से बाहर भी हुए और इसी समय जो है अमेरिका और जो विपक्षी सरकार या सैन्य अधिकारियों के द्वारा एक व्यवसायी पेड्रो कार्नोमा, इनको राष्ट्रपति बना दिया गया और 2 दिन बाद जब वे कर्नल हुगो सावेज के समर्थकों द्वारा फिर से सत्ता में आए, हुगो सावेज बुश प्रशासन की भूमिका को जांच का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार वर्ष 2006 में, मतलब 2005 में तो जो है कर्नल हुगो सावेज यहाँ भारत में भी उन्होंने यात्रा की और ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर बातें की, चर्चाएं की। और वर्ष 2006 में वेनेजुएला ने रूस को $3 अरब का जो रक्षा हथियार से संबंधित एक समझौता किया और इस समझौते से जो है बुश प्रशासन और भड़क गया। राष्ट्रपति हुगो सावेज ने जो है बुश प्रशासन को शैतान तक, बुश राष्ट्रपति बुश को शैतान तक कह दिया, ठीक है। और इस प्रकार से वेनेजुएला की सरकार और अमेरिका का रास्ता अलग हो गया। अब वेनेजुएला के खास दोस्त रूस, चीन और ईरान बन गए, मगर अर्थव्यवस्था चुपचाप दम तोड़ रही थी। साल 2004 में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और हुगो सावेज के पास पैसे का अंबार लग चुका था। समझदारी यह होती कि इस पैसे को बचाया जाए और देश के जो है प्रोडक्शन में लगाया जाए, फैक्ट्रियों में, मैन्युफैक्चरिंग में लगाया जाए, जिससे देश की आर्थिक तरक्की होती। लेकिन उन्होंने अपना खजाना खोल दिया तो गरीब जनता को मुफ्त में खाना, मुफ्त में इलाज मिलने लगा। गरीब आवाम की नज़र में हुगो सावेज मसीहा तो बन गए, लेकिन इस समाजवाद के चक्कर में उन्होंने एक भयंकर बड़ी भूल कर दी। अपनी करेंसी के भाव फिक्स कर दिए, डॉलर के भाव एक जगह रोक दिए, जिससे विदेशी सामान, कौड़ियों के भाव जनता को मिलने लगा। मगर इसका बुरा असर यह हुआ कि बाहर से सामान आना सस्ता हो गया, इंपोर्ट आसान हो गया और रही सही फैक्ट्रियां भी बंद हो गई क्योंकि सब कुछ बाहर से आता और इसका पैसा तेल बेच कर चुकाया जाता था। वर्ष 2003 में वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी क्योंकि तेल निर्यात बंद हो गया था और अमेरिका में ट्रंप प्रशासन और उसके बाद अगर वो कहें तो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए और इन प्रतिबंधों से जो है वहाँ के तेल निर्यात कम हुई। तेल निर्यात कम होने से वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है निम्न स्तर पर पहुंच गई है ना। और उस समय भी अगर वहाँ की जीडीपी देखें, प्रति व्यक्ति जीडीपी देखें तो $308 प्रति व्यक्ति जीडीपी थी, जो वर्ष 2013 तक बढ़ते $12,244 प्रति व्यक्ति जीडीपी हो चुकी थी। साल 2013 में कैंसर से हुगो सावेज की मृत्यु हो जाती है और उनके जाने से पहले वे अपना वारिस और उत्तराधिकारी चुन करके जाते हैं। और जो उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो उस समय अपन कहें तो एक बस ड्राइवर था और या बस ड्राइवर और ट्रेड यूनियन का लीडर था। और वर्ष 2000 में उसने नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा और नेशनल असेंबली पहुंचा 2000 में और 2012 तक आते आते वो वहां का उपराष्ट्रपति बन गया। लेकिन वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति हुगो सावेज की मृत्यु हो जाती है कैंसर के कारण, मृत्यु होने पर वो अपना वारिस पहले ही चुन करके जाते हैं निकोलस मादुरो को और निकोलस मादुरो अब वो सत्ता में आ गए, मतलब राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति
बनने पर मतलब वहाँ का जो श्रमिक वर्ग था, वहाँ पूरे क्षेत्र थे, सेना थे, वो जैसा हुगो चावेज का समर्थन था उस प्रकार से उसका समर्थन नहीं था। वो वहाँ प्रशासन और उसके बाद अगर देखें तो ट्रंप प्रशासन के द्वारा कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और इन प्रतिबंधों से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी 2014 तक आते आते तेल आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्या है खत्म होने के कगार पर थी। और उन्होंने जो है जब अर्थव्यवस्था अच्छी थी तब मैन्युफैक्चरिंग का काम उन्होंने नहीं किया, छोटे कारखाने या कारखानों में इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं किया, जिस कारण जो अर्थव्यवस्था थी वो तेल आधारित अर्थव्यवस्था थी, इंपोर्टेड इकोनॉमी थी। और इसीलिए जब तेल की कीमत गिरी तो वहां पर जो है वहां के पैसे की कीमत गिरी, और पैसे की कीमत गिरी अपन ये कह सकते हैं वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। साल 2014 में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई, वैश्विक अर्थव्यवस्था होने में 4 महीनों के अंदर तेल की कीमत जो है आधी हो गई थी, क्योंकि वेनेजुएला तेल आधारित अर्थव्यवस्था थी, एक्सपोर्ट नहीं करता था और उसके पास जो है डॉलर की कमी होने लगी। इंपोर्ट मुश्किल हो गया क्योंकि उन्होंने खेती यानी एग्रीकल्चर और कारखाने में इन्वेस्ट नहीं किया, उनको उसमें पैसा नहीं लगाया, वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हुआ, और प्रोडक्शन नहीं हुआ उनको पहले और एक छोटे कारखाने या फिर अपन कहें तो एग्रीकल्चर जर्जर हालत में थी, पहले ही उनको जो है उजाड़ा जा चुका था। गरीबी का आलम यह था कि वर्ष 2017 तक आते आते वहां से 10 में से 9 परिवारों को पेट भरने के लिए खाना नहीं था। अब उन्होंने हालत सुधारने के लिए वहां पर नोट छापना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन कुछ नहीं था, नोट छापना शुरू कर दिया और नोटों की छपाई करके सबको नोट बांट दिए गए, जिससे वहां की गरीबी दूर की जा सके। लेकिन वर्ष 2018 में जो है महंगाई की दर इतनी बढ़ गई कि मतलब अपन कहें तो 17 लाख% तक बढ़ चुकी थी, और जो है लोग बैग में पैसे लेकर के जाते थे, फिर भी उनको सामान जो है नहीं मिलता था, क्योंकि वहां पर जो है सामान मतलब उद्योग धंधे पहले ही जो है उजड़ चुके थे और प्रोडक्शन होता नहीं था, और प्रोडक्शन नहीं होने के कारण वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा, किसी सामान की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई और करेंसी का भाव गिरता चला गया। ठीक है, सवाल यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी सरकार क्यों नहीं गिरी? तो इसका जवाब फौज के ढांचे में छिपा हुआ है। एक्चुअली वहां पर जो मिलिट्री को जो है वहां के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने मिलिट्री के जो सरकारी अफसर थे उनको तरक्की दे दी, और उस समय अगर अपन कहें तो वहां पर सेना की संख्या 1,30,000 संख्या थी, 1,30,000 फौज थी, और इसमें से 2,000 अफसरों को जो है जनरल बना दिया गया। फौज की वफादारी खरीदने के लिए उसने अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया, और खाने पीने की चीजें पर अब फौज का कब्जा हो गया। जनरल सरकारी रेट पर उस जो सस्ता अनाज खरीदते थे और ब्लैक मार्केट में उसको बेच देते थे। इस प्रकार से खाने पीने की चीजों पर सेना का कब्जा हो गया, जिससे देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। और वर्ष 2024-25 तक आते आते वहां की GDP 80% तक गिर चुकी थी। वहां की 1/4 जनसंख्या यानी 80 लाख लोग है पलायन हो चुका था, विदेशों में जाकर के बस गए। जैसे अपन कहें तो विदेशों में जाकर के बस गए, जैसे कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील, इन देशों में जाकर के बस गए। तब फिर निकोलस मादुरो की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। लेकिन अब चुनाव आता है, वर्ष 2024 में चुनाव आता है। अब चुनाव सर पर थे, निकोलस मादुरो का हारना तय था। निकोलस मादुरो ने वही चाल चली जो कि अपने पाकिस्तान में देखी, जो अपने बांग्लादेश में देखी। उसने जो विपक्षी नेता थे, और इस समय विपक्षी नेता थे मारिया कोरेना मचाडो, जिनको वर्ष 2025 में उनके सामाजिक कार्य के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वही विपक्ष के नेता थे। अब हालांकि वो वहां पर नहीं है, वो विदेश में रह रही है। तो मारिया कोरेना मचाडो विपक्षी नेता थे, उन पर जो है रोक दिया कि भाई ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रतिबंध लगा दिया गया। और जुलाई 2024 में वहां पर वोट डाले जाते हैं, और जब वोट डाले जाते हैं तो निकोलस मादुरो ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया, और के पर्यवेक्षक सबूत देते रहे कि निकोलस मादुरो हार गए हैं। इसके अलावा विपक्ष भी कई आंकड़े पेश करता रहा, और लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी की, और निकोलस मादुरो ने अपनी हार भी नहीं मानी। साल 2025 में एक नया मोड़ आता है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, व्हाइट हाउस में वो फिर से लौट आते हैं। इस प्रकार से अमेरिका कहने लगा कि भाई वेनेजुएला नार्को स्टेट है, वो एक नशीले पदार्थों का अड्डा बन चुका है। वर्ष 2025 में ट्रंप प्रशासन ने निकोलस मादुरो को नार्को टेररिस्ट घोषित कर दिया, और उसके सिर पर एक इनाम रख दी $50 मिलियन की।
ठीक है। और उसका एक संगठन था टेल डे लॉस सेल्स, और इस संगठन का वो सरगना था, इस गैंग का वो लीडर था, और इस गैंग को भी उसने विदेशी आतंकवाद संगठन मतलब यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। और उन्होंने तर्क दिया है जो निकोलस मादुरो का जो संगठन है, ये संगठन नशीले पदार्थों से अमेरिका को पाट रहा है। अमेरिका में बहुत ज्यादा नशीले पदार्थों की बाढ़ आ गई है इस संगठन के द्वारा। ट्रंप जो दावा कर रहे हैं क्या वह दावा सही है? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर कोकीन का उत्पादन जो है कोलंबिया, पेरू और बोलिविया में होता है। अमेरिका में ज्यादातर कोकीन जो है पैसिफिक के रास्ते जाती है, और कैरिबियन के रास्ते कभी प्राथमिकता हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब जो है अपन कहें तो जो मैक्सिको में ज्यादातर जो है एक फेंटानाइल नशीला पदार्थ होता है, और इसको जो है एक प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जिसका कच्चा जो केमिकल आता है वो चाइना से आता है, और सबसे ज्यादा बनता ये मैक्सिको में है। और मैक्सिको में जमीनी रास्ते से होते हुए वेनेजुएला में आता है, वेनेजुएला के बाद ये अमेरिका में जाता है। इस प्रकार से वेनेजुएला को आरोपी ठहराना उचित नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टें बताती हैं। वर्ष 2025 तक भी यही तर्क दिया जाता रहा। अमेरिका की फौज ने तस्करी के शक में जो है वेनेजुएला की नावों को उड़ाना शुरू कर दिया। इसमें दर्जनों लोग मारे जा चुके थे। CIA वहां का जो खुफिया तंत्र को जो है ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन चलाने की अनुमति दे दी और समंदर की घेराबंदी कर दी, और जिसमें कैरिबियन सागर में 15,000 सैनिक जंगी जहाज तैनात कर दिए गए। इतने सालों की पुरानी दुश्मनी एक फोन कॉल पर आकर के टिक गई, और यह फोन कॉल जो है ट्रंप और निकोलस मादुरो के बीच में 15 मिनट की बातें हुई। जिस कॉल की माने तो ट्रंप ने इसमें सौदा किया कि निकोलस मादुरो से सौदा किया कि गद्दी छोड़ो और निकल जाओ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को महफूज रास्ता दिया जाएगा। लेकिन निकोलस मादुरो ने भी अपनी 3 शर्तें मेज पर रख दी, जिसमें पहली शर्त थी कि भाई उनके कुनबे पर भविष्य में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाए। दूसरी शर्त थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड उन पर से सभी मुकदमे वापस ले। तीसरी शर्त थी उनकी जो वहां पर जो उपराष्ट्रपति है डेल्सी रॉड्रिग्स को राष्ट्रपति बनाया जाए, और तब तक नई सरकार नहीं बन जाती, वहां पर नए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक डेल्सी रॉड्रिग्स को नया राष्ट्रपति बनाया जाए। इस प्रकार से उसकी 3 शर्तें थी, लेकिन ट्रंप ने इन 3 शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। वक्त का पहिया घूम गया, और अगले ही दिन अमेरिका के द्वारा एक फरमान सुना दिया गया। वेनेजुएला के आसमान पर ताले जड़ दिए गए, और आगे चल करके 3 जनवरी 2026 को जो है अमेरिका की सेना के द्वारा एक विशेष बल था एलीट डेल्टा फोर्स, इसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये रात 2 बजे चला, और 1 घंटे के अंदर लगभग आधे घंटे के अंदर वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन में उसे मिराफ्लोरेंस में उसे, और वहां पर जो है राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी सिलिया फेरोस जब सो रहे थे, सो रहे थे, अचानक उनकी नींद खुली, और नींद खुलने पर जो उन्होंने जो है एक बंकर में जाने का प्रयास किया। एक्चुअली बंकर जो था वो बंकर स्टील की दीवारों से बना हुआ था, और उसमें उनको जाने का प्रयास किया, और अमेरिका की सेना के द्वारा वहीं पर उनको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद घसीटते हुए उसे न्यूयॉर्क में ले गए। न्यूयॉर्क में उनको जो है एक कोर्ट में पेश किया गया। अब उन पर वहां पर मुकदमा चलेगा। सवाल उठता है कि अमेरिका के द्वारा की गई कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना नहीं करती है क्या? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के फेवर में है। इस प्रकार